हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज तुम लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। तो प्रीवियस पार्ट में तुम लोगों ने देखा था जो ने अलायंस लीडर के साथ सॉर्ड गॉड के सॉर्ड टॉम वाली जगह को टूरिस्ट प्लेस में बनाने के लिए जो भी नेगोशिएशन करना था वो कर लिया था, और अलायंस लीडर भी 20% प्रॉफिट के साथ मान गए थे। और फिर ऐसा होने के बाद हमें दिखाया गया था सामा क्लैन ही उनको आइस एम्प्रेस के डिसेंडेंट होने की वजह से परेशान कर रही थी। तो ये देख करके बीच में इनके जो आता है और सामा क्लैन को यहाँ से भगा देता है। और फिर सामा क्लैन के पोयंग लेक से चले जाने के बाद यहाँ पे अलायंस लीडर भी आते हैं और बोलते हैं अलायंस भी नॉर्थन सी के कोई भी डिसेंडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और फिर इनके ऐसा डिक्लेयर करते के साथ ही हमारा पिछला पार्ट खत्म हो गया था। तो अब इस वाले पार्ट की शुरुआत होती है और हमें जो को दिखाया जाता है जो कि परेशान होते हुए बोलता है, एक मिनट, आप ये क्या कह रहे हैं अलायंस लीडर। अलायंस लीडर और भी ज्यादा गंभीर टोन में बोलते हैं, या तो तुम इस औरत को नॉर्थन सी भेज दो या फिर ये अलायंस के प्रिजन में जाएगी। अगर जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन दोनों ऑप्शन के बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं चुनती है तो फिर ऐसा मान लो हमारे अलायंस के बीच में जो अलायंस हुआ था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ये सुनते के साथ ही एकदम गुस्सा होते हुए सोचता है, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के हरामी बुड्ढे मेरे ओपनिंग सेरेमनी में आकर के शुरू से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं। और अब तो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे कांग्रेचुलेट करने के बजाय मुझसे फाइट पिक करने के लिए आ रखे हैं। जो ये सोच के बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप चीज़ों को ऐसे ही चलाते रहेंगे तो मैं इतनी आसानी से इसको जाने नहीं दूंगा। अलायंस लीडर भी ये सुनते के साथ ही अपनी आंखें दिखाते हुए बोलते हैं, बच्चे तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मतलब कि भाई सीधी सी बात है, अलायंस लीडर जो को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई तुम लोग आगे देखते जाओ आगे इसके साथ होता क्या है। नाउ जो बोलता है, सीरियसली ये तो कॉन्फिडेंस की बात है ही नहीं। क्या अलायंस इसी तरीके से ऑपरेट करती है? कभी भी कहीं पर भी अलायंस को फॉर्म करना और कभी भी किसी भी मैटर पे कैंसिल कर देना। अलायंस लीडर बोलते हैं, छोटे मोटे इश्यूज भले ही हमारा अलायंस कितना ज्यादा मर्सीफुल क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है हम कभी भी नॉर्थन सी को कभी भी एक्सेप्ट करेंगे? ग्रेट वॉल के पीछे जो ग्रेट वॉर हुई थी उसके स्कार सेंट्रल प्लेन्स में अभी भी बहुत गहरे हैं। जो बोलता है, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं करूं क्या? मुझे लेडी हान की जरूरत है। आखिर मैं ऐसा करूं तो करूं क्या जो कि अलायंस मुझे लेडी हान को यहाँ पे रखने देगी? अलायंस लीडर बोलते हैं, सिंपल बात है, हमारे अलायंस के अंदर आ जाओ। जो ये सुन के सुपरविजन इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, सर इंस्पेक्टर, क्या आपने इनको उन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जिनके बारे में कि हमने नेगोशिएट किया था और उसके ऊपर अग्री भी किया था? अलायंस लीडर इस पे बोलते हैं, हाँ इसने मुझे इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो जो कंडीशंस थी वो हमारे अलायंस के लिए कुछ ज्यादा ही बेकार थी। और इसके अलावा हमारे अलायंस और तुम्हारे जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में कोई भी एक ऑफिशियल लेटर का एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए जब कोई ऑफिशियल अग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो फिर कैंसल या फिर अग्री करने वाली बात ही नहीं आती। जो ये सुन के बोलता है, अच्छा तो अब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को भी एक गधा समझते हैं जो कि कुछ भी बोलता है बकता है। चलिए फिर ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आखिर क्यों सुपरविजन इंस्पेक्टर, जिनको कि मुरीम अलायंस का अफेयर्स के अलावा किसी और चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अग्री किए हुए थे। जो कि इस बात को सुन के अलायंस लीडर बोलते हैं, अब क्या तुम कह रहे हो कि तुम अलायंस के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दोगे? जो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुरीम अलायंस की पावर की वजह से पूरी पूरी दुनिया थर थर कांपने लगती है और मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं कि जो कि इनके खिलाफ ही वॉर शुरू कर दूं। अलायंस लीडर बोलते हैं, तो फिर क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जाओगे और अपने फोर्सेस के साथ वाइल्ड हेवन लीग के साथ ज्वाइन हो जाओगे? और भाई तुम लोगों को बता दूं, वाइल्ड हेवन लीग जो कि है वो डार्क हेवन एसोसिएशन के ही जैसे एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलायंस के खिलाफ ही काम करती है ऑफ कोर्स। जो ये सुन के हंसते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर इनके साथ अगर अलाई बनाएगी भी तो आपको पता चलने देगी? अलायंस लीडर ये सुनते के साथ ही घबराते हुए बोलते हैं, एक मिनट जरा रुको, अब मुझसे ये मत कहना कि। जो एक डेंजर सा लुक बनाते हुए बोलता है, अगर आप मुझे सनलाइट की तरफ पुश करेंगे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा शैडोज में छुपने के अलावा। जो कि इस धमकी को सुन के अलायंस लीडर घबराते हुए सोचते हैं, क्या ये बास्टर
ओपनली ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये पूरी तरीके से इविल बन जाएगा, और अगर ये हरामी आदमी इविल बन गया और अपने जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को ब्लैक मार्केट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया, तो फिर तो ये पूरी तरीके से अंडरग्राउंड वर्ल्ड को ही कंट्रोल कर लेगा। अलायंस लीडर के ऐसा सोचने के बाद जो ये अनाउंस करना ही वाला था कि ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरीके से खत्म होती है और यहाँ पे कोई भी मार्शल आर्ट स्कूल नहीं खुलने वाला, लेकिन उतने में ही अलायंस लीडर अपनी जगह से जंप लगाते हैं और जो के मुंह को बंद करने लगते हैं। जो अलायंस लीडर को खुद के ऊपर बार बार चढ़ता देख करके बोलता है, क्या आप चीजें अब वायलेंस के साथ सॉर्ट आउट करने वाले हैं? अलायंस लीडर गुस्से में जो के कॉलर को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैंने नॉर्थन सी को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अलायंस को फॉलो करेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। अलायंस लीडर के ऐसा बोलते से ही यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट आगे आते हैं और बोलते हैं, ताओ एंसेस्टर, क्या आपको फॉक्स क्लॉ विच के बारे में याद है कि वो किस तरीके से जो मुरीम की पब्लिक एनिमी हुआ करती थी, अपने ग्रजेस को जियांगो को किस तरीके से रिजॉल्व किया? जो फॉक्स क्लॉ विच के बारे में सुन के सोचता है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने मार्शल आर्ट विजडम जर्नी के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। एक मॉन्स्टरस औरत अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की जिसने की सिंगल हैंडेडली काउंटलेस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मास्टर्स को वाइप आउट कर दिया। उस समय पे इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे जो कि उसके ट्रू मार्शल आर्ट के सामने खड़े रह सकते थे। द गोस्ट फॉक्स क्लॉ। और इसके अलावा जिसने कि उसके लाइफ को बचाया और उसके जितने भी ग्रजेस और दाग धब्बे थे अपने ऊपर ले लिया, वो और कोई नहीं, वो एक राइटियस बंदा था, सा वी यंग। ओरिजिनली वो बंदा मुरीम अलायंस के इविल कंडेमिनेशन स्क्वाड का एक मेंबर था, जिसका कि मिशन ही यही था कि फॉक्स क्लॉ विच को हंट डाउन करना। लेकिन वो बंदा जितना ज्यादा उसके करीब गया उतना ज्यादा उसको समझ में आया कि उसका पास्ट कितना ज्यादा पिटीफुल और सैड था, और फिर ये समझने के साथ ही इवेंचुअली वो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर ऐसा होने के साथ ही अंत में उस राइटियस बंदे ने पूरे जियांगो के सामने ये डिक्लेयर कर दिया, फॉक्स क्लॉ विच अब उसकी वाइफ बन चुकी है। और अपने डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए उस बंदे ने अपने राइट आर्म को तक कट कर दिया। भले ही जियांगो कितना भी रूथलेस क्यों ना हो, यहाँ पे एक अनरिटन रूल है कि कोई भी किसी के फैमिली मैटर्स के बारे में कभी नहीं पूछता। और उसके अलावा एक राइटियस बंदा जो कि एक फिस्ट टेक्निक एक्सपर्ट था, अपने डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए अपने हाथ तक को काट रहा है। ये देख करके ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स के पास भी कोई चॉइस नहीं रही उसको एक्नॉलेज करने के अलावा। जो ये कहानी बताने के बाद स्वॉर्ड सेंट से बोलता है, कहीं आप मुझसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं ह्यून से शादी कर लूं और अपने एक हाथ को काट दूं? स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, जब एक औरत शादी करती है तो वो अपने हस्बैंड के सरनेम को अपना लेती है और उसी के हाउस होल्ड का एक पार्ट बन जाती है। जो स्वॉर्ड सेंट की बातों को सुन के सोचता है, अगर हान सेओलियन और मेरी शादी हो गई तो फिर जियांगो लोग अगर स्वॉर्ड पॉइंट करेंगे उसकी तरफ तो फिर वो नॉर्थन सी की तरफ नहीं होगा बल्कि जूनियर स्वॉर्ड गॉड के वाइफ की तरफ होगा। और इसके अलावा एक औरत से ग्रजेस के बारे में बात करना जो कि 100 साल पहले फैमिलीज के बीच में हुई थी, जो कि अब पहले से ही शादीशुदा है और अपने फैमिली की एक मेंबर है, वो एकदम ही अनरीजनेबल होगा और ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग वीक को परेशान कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा एक्ट किया तो फिर वो क्रिटिसिज्म को पाएगा अनरीजनेबल होने के लिए। ये भले ही एक आउटडेटेड कस्टम है, लेकिन मैं इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करूंगा अपने खुद के फायदे के लिए। जो ऐसा सोचते के साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जो हुआई 23rd डिसेंडेंट जो क्लैन का, जो सोन का दूसरा बेटा, फॉर्मली नॉर्थन सी के स्नोस्टॉर्म आइस क्लैन की लेडी हान सेओलियन को प्रपोज करता हूँ। जो तो भाई अपना प्रपोज कर देता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ह्यून इतने हजारों लोगों के बीच में अचानक से एक प्रपोजल को सुनते के साथ ही पूरी तरीके से शर्मा जाती है और उस शर्म के चक्कर में जो को कुछ जवाब भी नहीं दे पाती। इससे पहले कि हुन जो के सामने अपनी फीलिंग्स को क्लियर करती, उतने में ही यहाँ पे जिन आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कुतिया कहेगी ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुझे नो ही कहना है, जल्दी से नो कहना। जिन के इस बात को सुनते के साथ ही अपनी हुन पूरी तरीके से डिटरमाइन हो जाती है और शर्माते हुए बोलती है, मैं करूंगी, मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। ह्यून के यूं प्रपोजल एक्सेप्ट करते के साथ ही जिन की पूरी पूरी दुनिया ही टूट जाती है और ये फूट फूट के रोने लगती है। वहीं अपना जो अलायंस लीडर से बोलता है, मैंने आपको जस्टिफिकेशन दे दिया जो आपको चाहिए था।
अलायंस लीडर को भी ये सुन के पूरी तरीके से राहत मिलती है और ये अनाउंस करते हुए बोलते हैं अब क्योंकि नॉर्थन सी की डिसेंडेंट जूनियर स्वॉर्ड गॉड की वाइफ बन चुकी है तो फिर अब से ये जो क्लैन की एक मेंबर है। इस वजह से अलायंस के पास कोई रीजन नहीं बचता कि अब इसके सामने कोई ग्रजेस की बातें की जाए। अलायंस लीडर के अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही उनको भी राहत मिलता है और ये भी खुशी से रोते हुए सोचती है आइस पैलेस के डिसेंडेंट होने के तौर पे मैं नॉर्थन सी से अपने टाइज को कैसे डिनाई कर सकती हूँ और अपने एंसेस्टर के डाइंग विश को नकार सकती हूँ, लेकिन मेरे जितने भी एक्शन होंगे वो उनके एक्शन से जुड़े पड़े हैं और क्या इन्होंने जो अभी कहा उनका ये वैल्यू भी करेंगे या फिर इन्हें ये कहना पड़ा सर्कमस्टांसेस की फोर्स करने की वजह से। उनके ऐसा सोचने के बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल की तरफ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के चिल्लाते हुए बोलता है आज मार्शल कैलेंडर के हिसाब से 1262वें ईयर के दिन जियांगो के सारे ग्रेट लोगों के सामने मैं जो हुआई जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट को डिक्लेयर करता हूँ। फिर भाई जो के ऐसा अनाउंसमेंट करने के साथ ही यहाँ पे ढोल नगारे बजते हैं, यहाँ पे मार्चिंग होती है और लोगों को फ्री में शराब वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बांटी जाती है। जो इसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है मैं जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स से जो हुआई जियांगू के लिए प्रॉस्पेरिटी लाऊंगा, मैं ये प्रूव करूंगा कि बिजनेस प्रैक्टिसेस करना भी कितना ज़्यादा ऑनरेबल हो सकता है। जो कि अनाउंसमेंट करने के बाद समय बीतता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एक तरफ आसमान में चारों तरफ क्रैकर्स ही क्रैकर्स फूटे जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने फैमिली हेड और उसके साथ आए जितने भी मार्शल आर्टिस्ट दोस्त वगैरह होते हैं वो सारे सारे दारू पार्टी किए जा रहे होते हैं। वहीं इन्हीं के बीच बैठे ये टकले लोग ना ही कुछ खा पी रहे होते हैं ना ही कोई चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिनको देखते के साथ ही जो उनके पास जाता है और उन सभी को देखने लगता है और उन सभी को देखते हुए जो को वही मॉन्क दिखता है जो कि उसको शाओलिन टेम्पल के अंदर एक्सकॉर्ट किया था। जो उस मॉन्क को देख करके सोचता है एक वॉरियर मॉन्क इनक्रेडिबल फाइटिंग स्पिरिट के साथ और उसकी वॉइस पोगॉर्न जैसी, और भाई यहाँ पे पोगॉर्न कोई गिटार वगैरह कुछ होगा जो कि बहुत ज्यादा आवाज करता होगा वही है ना। हम जो पे दोबारा से आता है जहाँ पे वो उस मॉन्क को देखते हुए ही सोच रहा होता है अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही ग्रो करता रहा तो डेफिनेटली ये शाओलिन के 72 टेक्निक्स में से किसी ना किसी एक टेक्निक को तो मास्टर कर ही लेगा, जो कि है द लायंस रोर द मोस्ट प्रॉमिसिंग लाउड स्पीकर इन द मुरीम। जो फिर इन सभी बातों को सोचने के बाद उस मॉन्क के पास जाता है और बोलता है हेलो क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो मॉन्क बोलता है अमितवा मैं जूनियर स्वॉर्ड गॉड को ग्रीट करता हूँ। जो बोलता है क्या मैं आपका धर्मा नेम जान सकता हूँ। मॉन्क बोलता है मेरा धर्मा नाम हुआ सांग है। जो बोलता है क्या अब समय नहीं हो चला है आपके पिंड पाता लेने का, और भाई पिंड पाता का मतलब यही है डेली की नेसेसरी चीज़ों को लेना जैसे कि फूड और भी चीज़ें जो कि होती हैं वो, और ये सारी चीज़ें भाई मॉन्क्स को अलार्म के हिसाब से दिया जाता है, उनका घंटा नहीं होता वही होता है भाई ना। मॉन्क बोलता है मैं अगले साल जो कि है बाहर जा सकता हूँ। अभी भाई तुम लोगों को इसका स्टेटमेंट बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लग रहा होगा तो मैं तुम लोगों को बता दूं ये इस बारे में बात कर रहा है कि मॉन्क्स को लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता टेम्पल से, उसी के बारे में जो कि ये 1 साल बाद जाने वाला था। मॉन्क के जवाब को सुनकर जो बोलता है अच्छा अगर ऐसी ही बात है क्या तुम मेरे पास पार्ट टाइम करना चाहोगे, मेरा मतलब मेरे पास तुम कुछ समय के लिए काम करना चाहोगे। मॉन्क जो के ऑफर को सुन के हैरान होते हुए बोलता है एक जॉब, लेकिन किस तरीके की जॉब। जो बोलता है तकबाल तो फैंसी वे है चीजों को कहने का, ये तो बेसिकली ऐसा है लोगों के घरों के सामने जाओ और उनसे खाने के लिए भीख मांगो, और इसके अलावा ऑफरिंग्स को भी रिसीव करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है ना। मॉन्क जो की बातों को सुनते ही चिल्लाते हुए बोलता है आप तो हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बालू मतलब कि मॉन्क के कटोरी के अंदर खाने को ऑफर करना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई एक बुद्धिस्ट के लाइफ को बचाया गया हो और उस जैसे काम को ये बस भीख मांगना कह रहा है। जो बोलता है अगर तुम मेरी बातों के ऊपर ध्यान से सोचोगे तो मैं सही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक इतने बड़े शाओलिन टेम्पल का मॉन्क वो दूसरे के घरों के सामने जा जाके बस खाने के लिए भीख मांगेगा तो ये अच्छा लगता है क्या। जो कि ऐसा बोलने के बाद वहाँ पे और भी ज्यादा लोगों की बात करने की आवाज आने लगती है, जिसको देखते के साथ ही जो बोलता है चलो कहीं शांत जगह पे जाकर के बात करते हैं। मॉन्क बोलता है लेकिन ऐसा क्यों। जो मक्खन लगाते हुए बोलता है तुम्हारी बॉडी ऑर्डिनरी तो रही है, ऐसा कहा जाता है शाओलिन वालों की जो फिजिकल स्किल होती है वो इस दुनिया में पूरी तरीके से अनपैरेलल होती है।
मॉन्क जो कि इस तारीफ से पूरी तरीके से खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। उतने में ही जो उसको उठाता है और साथ में एक शराब की बोतल भी लेकर के बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक शांत जगह पे आने के बाद उस मॉन्क से जो बोलता है, एक नए नवेले मॉन्क को बुद्धिस्ट माइंड और कल्टीवेट परसेप्ट को पाने में ही 3 साल लग जाता है, और अगर किसी को धर्मानियम चाहिए तो उसमें तो 7 साल भी लग जाएंगे। और अगर तुम्हें नोवाइस मॉन्क के रैंक से ऊपर जाना है तो फिर तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि तुम लोहान के रैंक तक पहुंच पाओगे, जहां पर कि तुम शाओलिन के प्रोफाउंड मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। बस इतनी सी ही बात है जो कि मुझे शाओलिन के बारे में पता है, और क्या मैंने जितनी भी बातें कही वो गलत कही? मॉन्क जो कि फिलॉसफी के सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ शांत खड़ा रहता है। तो जो बोलता है, भले ही तुम लोहान बन जाओ और लोहान हॉल में एंटर भी कर जाओगे तो फिर उसके आगे क्या? उसके आगे तो बस लोहान किंगोंग और लोहान किंगोंग ही तुम्हें पढ़ना है। मॉन्क बोलता है, क्या हो गया? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है लोहान किंगोंग से? जो बोलता है, क्या सेक्सुअल डिजायर्स को रखना फॉरबिडन नहीं है? तो फिर इतने ज्यादा हार्डवर्क को करने का फायदा ही क्या, जबकि तुम इतने ज्यादा मेहनत करके किंगोंग कल्टीवेटर बनते हो और तुम्हारी सारी की सारी चीजें एक ही बार में खत्म हो जाएगी अगर तुम अपने जस्टिस सिटी को खो दोगे। क्या ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल नहीं है? मॉन्क ये सुन के सोचता है, अरे ये तो बात तो सही बोल रहा है, मैंने इसके बारे में कभी सोचा क्यों नहीं। जो मॉन्क के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, भले ही किंगोंग इनर एनर्जी कल्टीवेशन के लिए कितना भी ज्यादा इफेक्टिंग क्यों ना हो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अपने डिसाइपल को हेल में भेज रहे हैं। मैं तुमसे खुल के बोलूंगा, क्या तुमने कभी पहले रूल्स को नहीं तोड़ा है? मॉन्क जो कि इस बात को सुन के बोलता है, रूल तोड़ना? ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? मॉन्क के ऐसे जवाब को सुन के भाई जो के चेहरे को देखो, इसके अंदर से कितना ज्यादा दुख महसूस हो रहा है। जो बोलता है, चलो छोड़ो मेरी पुरानी बातों को, अब मुझे ये बताओ, तुमने इतने साल तक सालिंग में बैठ के अपने जो मार्शल आर्ट को इतना ज्यादा शार्प किया और अब फाइनली जब तुम मार्शल वर्ल्ड में एंटर करने को जा रहे हो तो तुम क्या चाहते हो कि तुम दूसरों के घरों पे जा करके खाने के लिए भीख मांगो? तुम्हें इतने दुख दर्द देने के बजाय उन्हें तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। शाओलिन टेम्पल दुनिया का सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट स्कूल, मेरा कद्दू। जो कि ऐसी बातों को सुन के मॉन्क घबराते हुए बोलता है, प्लीज सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। लेकिन भाई जो इसकी बातें कहाँ सुनने वाला, वो और भी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर मैं क्यों शांत रहूं? क्या मैंने कुछ गलत बोला? मॉन्क जो कि ऐसे एक्शन को देख करके और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जो अपने पास से वही छुपाई हुई शराब की बाटली निकालता है और उसका एक गुट खुद पीता है और बाकी बचा हुआ मॉन्क को ऑफर करता है। लेकिन जब मॉन्क उस बाटली को नहीं लेता है तो जो बोलता है, क्या हुआ, तुम क्यूरियस नहीं हो क्या इसके बारे में? जरा एक बार इसको पी के तो देखो। मॉन्क ये सुनकर घबराते हुए सोचता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओकेजनली अल्कोहल को एंजॉय करते हैं, ये कह के कि ये वाइन है बस, लेकिन उनको ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। मॉन्क्स को शराब पीना एकदम ही मना होता है। एक शाओलिन के मॉन्क को हमेशा ही अपने माइंड को एकदम ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, आखिर वो लोग अल्कोहल को पी भी कैसे सकते हैं? मॉन्क ऐसा सोचने बाद जो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ड्रिंकिंग फॉरबिडन होती है। जो बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? मॉन्क बोलता है, बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है वो मेरे दिल में पूरी तरीके से अंदर तक धसी हुई है, आखिर मैं एक बुद्धिस्ट होने के बाद भी इस जैसा एक घटिया काम कैसे कर सकता हूँ, बस क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा। जो बोलता है, घटिया काम? कौन सा घटिया काम भाई? अल्कोहल भी जो है फूड में ही आता है, बस यहाँ पे दिक्कत है तुम लोगों के परसेप्शन में। तुम लोग अल्कोहल को किस तरीके से देखते हो? तुम लोगों को क्या लगता है ये अल्कोहल किससे बनाया जाता है? मीट से क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये राइस से बनाया जाता है, राइस से। मुझे लगता है शाओलिन के लोग तो बिल्कुल ऐसा सोचते होंगे, ये जो सीकल है उससे जो घास काटा जाता है वो भी किलिंग में आता है। जो फिर ऐसा बोलने के बाद वो जो शराब की बाटली होती है जबरदस्ती मॉन्क के मुंह में ठूस देता है, और वो मॉन्क जैसे ही शराब को टेस्ट करता है वैसे ही भाई ये पूरी तरीके से उसके टेस्ट में ही खो जाता है और उसके बखान गाने लगता है। और बखान भाई गाया भी है तो पूरे पूरे 3 पैराग्राफ का गाया है। अगर तुम बंदे के सामने भाई इतना बोलोगे ना, वो तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ये बंदा अब पूरी तरीके से टल्ल हो चुका है।
जो फिर भाई मोंग को दारू पिलाने के बाद भाई चखना भी देता है, एकदम सच्चा मित्र। मोंग फिर जैसे उस चखने को खाता है, उस चखने के ऊपर भी कम से कम 2-3 पैराग्राफ तो बोलता ही है, और इतनी ज्यादा डिटेल में तारीफ करता है ना भाई, तुम लोग क्या ही बोलोगे, मतलब क्या ही बोलोगे। बस तुम लोग भाई इस वाले पैनल को ही देख करके बता सकते हो कि इन लोगों को ये दारू की बाटली और ये बर्गर कितना ज्यादा पसंद आया है ना। जो उस मोंग के धर्म को भ्रष्ट करने के बाद बोलता है, अब जब तुम तकवाल के लिए बाहर निकलोगे तो सीधा हमारे जो ट्रेडिंग कंपनी में ही आ जाना, हम अपनी बेस्ट करेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए। मोंग बोलता है, मेरी ट्रेनिंग में आप कैसे हेल्प करोगे? जो बोलता है, हम आपको अनलिमिटेड सप्लाई देंगे ये टेस्टी बर्गर और ठंडी ठंडी कोका कोला का, और बदले में मोंग बोलता है, बदले में मैं क्या करूंगा? जो बोलता है, बदले में हमारे पास जो नया डिपार्टमेंट खुला है, जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर आप काम कीजिएगा जब तक आपका तकवाल का टाइम रहेगा। मोंग बोलता है, अमितवा लेकिन मैं एक शाओलिन मोंग हूँ, मैं किसी भी चीज से अटैच नहीं हो सकता, मैं हमेशा के लिए नॉन अटैचमेंट से जुड़ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं कोई भी कमर्शियल अट्रैक्शन के साथ एंगेज नहीं हो सकता। जो बोलता है, आप इतनी छोटी सी चीज को इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? बस एक विग और ह्यूमन मास्क के साथ सारी चीजें एकदम ही ठीक रहेंगी, क्या दिक्कत है? मोंक हैरान होते हुए बोलता है, विग और ह्यूमन मास्क, ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? जो बोलता है, ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ हम ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली डिटेल्ड भी होता है। इवन जो हद से ज्यादा एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वो तक किसी की रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता वो मास्क को पहन जाने के बाद। और उसके अलावा एक कल्टीवेटर होने के तौर पे क्या ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें बहुत ही सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करना होता है? मोंग तो भाई पहले से ही नशे में होता है, जो कि इस बात को सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाता है नशे में ना। जो ये देखते के साथ ही अपने पास एक कॉन्टेक्ट वाला किताब निकालता है और सोचता है, अब ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि इसको अच्छे से ट्रिक किया जा सकता है। जो फिर उस किताब को मोंग को देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी सैलरी भी दूंगा, बस तुम यहाँ पे साइन कर दो, मेरा मतलब प्लीज यहाँ पे साइन कीजिए। मोंग नशे में तो होता ही है, वो बोलता है, चलिए फिर ठीक है मैं कर देता हूँ, और ऐसा बोलने के बाद ये सीधा साइन कर भी देता है, जिसको देखते के साथ ही भाई अपना जो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और एकदम खुशी खुशी बोलता है, असिस्टेंट मैनेजर। मोंक नशे में हचकते हुए बोलता है, असिस्टेंट मैनेजर ये कौन सा चीज होगा है भैया? जो वहां से जाते हुए बोलता है, तुम इस चीज को जल्दी ही जान जाओगे, चलो फिर ठीक है बाद में मिलते हैं। देख रहे हो भाई इतने अच्छे प्यारे हैं, मतलब भोले वाले मोंक का जो ने किस तरीके से काटा है, ये तो बिल्कुल बिना डंक वाला केक रहा है। मतलब भाई मुंह के ऊपर चढ़ के ऐसा पिचकारी मारेगा कि तुम ना ही कुछ कर पाओगे ना ही उसको झेल पाओगे। बस भाई जो यहाँ पे अच्छी बात ये कर रहा है कि यहाँ पे मॉडल लोगों के जैसे पैसा नहीं काट रहा, कम से कम लोगों को पैसे तो दे रहा है। भले ही लोगों से ये खच्चरों की तरह काम करवाता है, लेकिन उसके बराबर कम से कम ये तनख्वाह तो देता है, अच्छी बात है बस इतनी सी। तो चलो फिर मेरा बकवास खत्म, नाउ बैक टू द स्टोरी। जो उस मोंग को फंसा लेने के बाद अपने रेसिडेंस लौट आता है, और फिर हमें घोर अंधेरी काली रात को दिखाया जाता है, जिसके अंदर की सारे के सारे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे, वो सारे सारे टल्ले होकर के जमीन पे ही पड़े होते हैं। लेकिन अपना जो उनसे दूर सिटी के एक कोने में आकर के अपने स्वॉर्ड को निकाल करके उसको देखते हुए बोलता है, क्या ही तो एक अमेजिंग सी स्वॉर्ड है। इवन जो मॉडर्न जमाने के लोग हुआ करते थे, वो इस जैसे साफ स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ मूवीज में ही देख पाते थे। जो ये बोलने के बाद एकदम उदासी में बोलता है, इस मार्शल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद और लगभग एक डेकेड स्पेंड करने के बाद, इस बीच इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए, जूनियर स्वॉर्ड गॉड और हेवनली डीमन के जैसे, लेकिन अभी भी ये कॉमन सी आयरन स्वॉर्ड मुझे स्ट्रेंज फील होती है। इस इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर ये ग्रेट नेचर के सामने ह्यूमन बींग्स बिल्कुल एक कीड़ा मकोड़ों के जैसे हैं। भले ही हम लोग कितना भी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल क्यों ना कर ले, हम लोग जाल में फंसे हुए कीड़े के ही जैसे रहेंगे। जो कोई यूं डिप्रेशन वाली बातों को करता देख करके स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, आखिर तुम इतने तो सेंटिमेंटल क्यों हुए जा रहे हो? ये तुम्हारे पर्सनैलिटी से तो बिल्कुल मैच ही नहीं करता। जो बोलता है, क्यों क्या हो गया? क्या मैं आपको इतना ज्यादा पसंद हूँ? स्वॉर्ड गॉड इस पे बोलते हैं, बस अपना बकवास करना बंद करो और सीधे जाकर के सो जाओ। स्वॉर्ड गॉड ऐसा बोल के सोचते हैं, डीमन थॉट्स हमें
हमेशा ही कोई बड़ी घटनाओं से नहीं आती, जैसे कि कोई इविल इंटेंशन या फिर कोई दूसरों को मारने की इच्छा। इसके बजाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन तब स्टार्ट होती है जब खुद को ही खुद से अकेला महसूस होने लग जाता है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। इसी वजह से एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा ही अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए और हमेशा ही अपने कंपोजर में रहना चाहिए, और ये चीज़ करना किसी और चीज़ करने से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके का एक खाली दिमाग एकदम ही शॉर्टकट तरीका है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करने का। अगर मैं फिजिकल बॉडी में होता तो फिर मैं तुम्हारे एक जोरदार टपली बजाता, लेकिन इस रियलिटी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। सॉर्ड गॉड ऐसा सोचते ही है कि यहाँ पे एंट्री होती है सॉर्ड सेंट की, और सॉर्ड सेंट जो को डोजेंग निम करके रेफर करता है। और भाई अभी के टाइम पे इस वर्ड का मतलब निकालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो ना। जो डोजेंग सुन के सोचता है आखिर ये कौन सी चीज है, मैं तो बस एक सिविल सर्विस एग्जाम देने वाला हूँ जो कि उस एग्जाम को लगातार 7 बार फेल कर चुका है। जो फिर ऐसा सोच के सॉर्ड सेंट से बोलता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। सॉर्ड सेंट बोलते हैं, मैंने यहाँ पे आते ही ये एग्जामिन कर लिया कि यहाँ पे 200 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं है, और मैं इस बात को लेकर के तो श्योर हूँ कि डोजेंग निम को इस बारे में पता ही होगा, तो फिर आखिर आप मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। भले ही डोजेंग निम के एक्शन कितने भी ज़्यादा अजीब क्यों ना हो, मैं कभी भी उसको समझने की हिम्मत नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। हालांकि अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से डोजेंग निम की जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पावर है, जो कि इस पूरे पूरे वर्ल्ड तक को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब क्योंकि डोजेंग निम ने इस पुलिस पर्सन को अपने हेल्पर के तौर पे चूज किया और मुझे अपनी टीचिंग्स को दिया, इसीलिए प्लीज मुझे इस बार भी एनलाइटन कीजिए, जिससे कि मैं इस बार भी आपके इंटेंशंस को ठीक से समझ सकूं। सॉर्ड गॉड इस सिचुएशन को समझते के साथ ही जो के बॉडी पे जबरदस्ती दोबारा से कब्जा कर लेते हैं, जो कि बार बार रोकने के बावजूद, और सॉर्ड सेंट से बोलते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट है यूनिवर्स के लॉज में से एक, जिसके अंदर की कोई भी चीज एंडलेसली अलग अलग पड़ाव से गुजरती है और अंत में ओरिजिन में ही वापस लौट जाती है। तो अब तुम मुझे बताओ आखिर तुम किसके बारे में इतनी चिंता किए जा रहे थे। सॉर्ड सेंट इस पे हिचकिचा के कुछ बोलने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन इनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। सॉर्ड गॉड इस पे बोलते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो क्या? तुम्हें माउंट हुआ के ग्रैंड मास्टर की इतनी ज्यादा याद आ रही है? तुम्हें याद है जब पास्ट में तुमने मुझे देखा था तो माउंट हुआ सॉर्ड सेक्ट का लीडर अब दोबारा से वही पैम्पर्ड डिसाइपल बनना चाहता है। यहाँ पे भाई सॉर्ड गॉड तब की बात नहीं कर रहे जब वो जिंदा थे, ये तब की बात कर रहे हैं जब जो के बॉडी में ये माउंट हुआ गए हुए थे और वहाँ पे एक माउंटेन को बर्बाद कर दिया था, तब की बात है ये ना। सॉर्ड गॉड की बातों को सुन के सॉर्ड सेंट पूरी तरीके से एम्बेरस होते हुए सोचते हैं, जब मैं 50 की एज तक पहुंचा तब मैं माउंट हुआ के अंदर ग्रेटेस्ट प्लम ब्लॉसम सॉर्ड मास्टर बन चुका था। उसके बाद मैंने अकेले ही डेकेड्स तक ट्रेनिंग किया, जिसकी वजह से तब के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ ज्यादा ही नम हो चुका हूँ। तभी के टाइम पे डोजेंग नीम अपेयर हुए और इनके एनर्जी के साथ ही मेरी जो इंटरनल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गई, और साथ में इन्होंने तो अपने एक ही सिंगल मूव के साथ माउंट हुआ को पूरी तरीके से इरेज ही कर देना था। और फिर इसके बाद इन्होंने मुझे डांटा डार्क फ्रेंड्स प्लम ब्लॉसम कल्टीवेशन को छोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद एक ही सिंगल विजन के साथ मुझे रियलाइज भी करवाया कि एक ट्रू डार्क फ्रेंड्स प्लम ब्लॉसम कैसा होता है। सॉर्ड सेंट इन सभी बातों को याद करने के बाद सॉर्ड गॉड से बोलते हैं, चलिए ठीक है मैं इन सभी बातों से डिनाई नहीं करूंगा। सॉर्ड सेंट ये सुन के अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, चलो फिर ठीक है मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप को भी देखना चाहता हूँ। सॉर्ड गॉड के आराम से बैठ जाने के बाद सॉर्ड सेंट भी अपनी तलवारबाजी दिखाना शुरू करते हैं, जिस तलवारबाजी को देख करके सॉर्ड गॉड बोलते हैं, ये तो 24 हैंड प्लम ब्लॉसम स्टाइल है ही नहीं, तो फिर क्या ये 6 हार्मोनाइज सॉर्ड स्टाइल है? सॉर्ड गॉड के बोलने के बाद हमें सॉर्ड सेंट को दिखाया जाता है, जो कि और भी कुछ नए मूव्स को दिखाते हैं, जिसको देखते के साथ ही सॉर्ड गॉड बोलते हैं, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया। सॉर्ड गॉड की बातों को सुनने के बाद जब सॉर्ड सेंट रुक जाता है तो सॉर्ड गॉड गुस्से में बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि माउंट हुआ का एंसेस्टर मेरे सॉर्ड टेक्निक की मिमिकिंग कर रहा
रहा है। स्वॉर्ड सेंट इस पे अपनी जगह पे आराम से बैठ जाते हैं और बोलते हैं, भले ही मेरा स्टेटस माउंट हुआ का स्वॉर्ड एंसेस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी तो एक स्वॉर्ड्समैन ही हूँ ना, और एक स्वॉर्ड्समैन होने के चलते ये तो एकदम नेचुरल सी बात है कि मैं एक गॉड के पाथ को फॉलो करूंगा। तो क्या आप मुझसे ऐसा कहना चाहते हैं एज अ स्वॉर्ड्समैन मैंने जिस रास्ते को चुना है वो गलत है? स्वॉर्ड सेंट की बातों को सुन के स्वॉर्ड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो जो कि इस सेंट्रल प्लेन्स के सारे स्वॉर्ड सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आखिर तुम कैसे किसी एक स्ट्रेंजर के स्वॉर्ड टेक्निक को फॉलो कर सकते हो? भले ही तुम इसकी हेल्प से कोई नई हाइट को ही क्यों ना अचीव कर लो, लेकिन तुम इसके ऊपर प्राइड भी कैसे कर सकते हो? स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, अमित वह आपके ये स्ट्रेंजर के स्वॉर्ड टेक्निक से क्या मतलब है? स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ जूनियर, तुम तीनों गॉड्स के रास्ते को फॉलो करने के बजाय क्यों ना तुम सेंट्रल प्लेन्स के जो मार्शल आर्ट है उसको बढ़ाने में ध्यान दो? स्वॉर्ड सेंट ये सुन के सोचते हैं, तीन गॉड के रास्ते, आखिर इनका ये कहने का मतलब क्या है? स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है माउंट हुआ के स्वॉर्ड एंसेस्टर के जैसे। स्वॉर्ड गॉड के एम्प्टीनेस को मेंशन कर देने के बाद हमें स्वॉर्ड सेंट के द्वारा एम्प्टीनेस के बारे में बताया जाता है, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है ट्रू स्पेस स्वॉर्ड का, जिसकी हेल्प से 6 साइड्स और 36 डायरेक्शन के आगे जाकर के स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर कोई कैसे एब्सोल्यूट नेचुरल स्वॉर्ड को एडमायर ना करे जो कि पूरे पूरे माउंट हुआ को एक ही सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक में ऑब्लिटरेट करके रख सकता है। स्वॉर्ड सेंट की एक्सप्लेनेशन के बाद स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, माउंट हुआ का स्वॉर्ड स्प्रिंग के वो पहले प्लम ब्लॉसम की तरह है जो कि पूरे पूरे विंटर को झेल करके आया है और एक नई लाइफ को जन्म दिया है, जिसके अंदर की लाइफ की थोड़ी थोड़ी फ्रेगनेंस होती है और इसके आसपास वो स्पिरिट घूमती रहती है जो कि इस दुनिया को बैलेंस में ला करके रख सकती है। पागल बच्चे, तुम्हें खुद को पूरी तरीके से अपने आप को एम्प्टीनेस के अंदर ही डेवोट नहीं कर देना है, इसके बजाय तुम्हें लाइफ और ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, वो है तुम्हारा असली रास्ता। क्या तुम्हें अब तक इस सच्चाई के बारे में एहसास नहीं हुआ? स्वॉर्ड गॉड ये एक्सप्लेनेशन देते देते अपने हाथों से ही पूरे प्लम ब्लॉसम को उगा देते हैं और ये देखते के साथ ही स्वॉर्ड सेंट को भी एक छोटी सी एनलाइटमेंट मिलती है और उस एनलाइटमेंट के साथ ही उनका जो प्लम ब्लॉसम होता है वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाता है। और इस नज़ारे को देख करके स्वॉर्ड गॉड भी खुश होते हैं और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, इवन अब तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि इस चाइल्ड की डेस्टिनी में आखिर लिखा क्या है। आखिर कैसे एक छोटा सा मॉर्टल इतने बड़े बड़े कैलेमिटीज के वेट को संभाल पाएगा? प्लीज जब टाइम आएगा तो इस बच्चे को अच्छे से गाइड करना। सेंट्रल प्लेन्स के स्वॉर्ड एंसेस्टर होने के तौर पे और माउंट हुआ के एक स्वॉर्ड्समैन होने के तौर पे क्या तुम इस बात के लिए मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो? स्वॉर्ड गॉड की बातों पे स्वॉर्ड सेंट भी अपना प्रॉमिस कर देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, तो क्या यही वो फाइनल मूवमेंट्स हैं इनके साथ मेरे? इसके बाद स्वॉर्ड गॉड दोबारा से अपनी पैरल के अंदर चले जाते हैं और जो अपनी बॉडी में आकर के बोलता है, सीरियसली आपके पास अभी के टाइम पे आखिर कौन सी ऐसी पावर बची है जो कि आप इस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? जो फिर ये गुस्से में बोलने के बाद रोने लगता है और बोलता है, क्या आप सच में अपने आप को पूरी तरीके से डिसअपेयर करने को तैयार हैं? आपने क्या मुझसे पहले नहीं कहा था अगर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो आपकी सोल भी पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी और वो रिइंकार्नेट भी नहीं कर पाएगी? स्वॉर्ड गॉड जो कि इन बातों का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और सीधा बोलते हैं, इनसे स्पार करो। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, सीरियसली अभी के टाइम पे आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, इसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम है अब पूरी तरीके से एटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंच चुका है। तुम्हें क्या लगता है कोई एक ऐसे मार्शल मास्टर से मिलना इतना ज्यादा इजी है? इससे पहले कि कैलेमिटी स्ट्राइक करे तुम्हें जरूर से ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम तक पहुंचना पड़ेगा। अगर तुम स्वॉर्ड सेंट से एक स्पारिंग करते हो तो तुम्हें उससे बहुत ही ज्यादा इमेंस अमाउंट में इनसाइट्स की प्राप्ति होगी, तो इसीलिए जल्दी करो और उनसे स्पार के बारे में पूछो। नाउ भाई लोग, स्वॉर्ड गॉड के बोलने के बाद हमें टीएल की तरफ से पुराना एक कंफ्यूजन दूर करवाया जाता है, जैसे कि अनफैथमेबल रियलम के अंदर मार्शल सोल स्टेज, मार्शल स्पिरिट स्टेज, बाउंडलेसनेस स्टेज, इमेंसिटी स्टेज होता है, वैसा ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम के अंदर एनलाइटमेंट स्टेज, एटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ये ऐसे बटा हुआ है। सो ना अब भाई मेरा कंफ्यूजन तो दूर हो ही चुका है, तो आई होप कि तुम लोगों का भी कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा।
नाउ बैक टू द स्टोरी। सॉर्ड गॉड की बातों को सुनकर जो दुखी होते हुए सोचता है, जबकि इनका एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। आखिर मैं अकेले डिवाइन थ्रोन को कैसे रोकूंगा, जबकि 3 गॉड्स भी ये काम करने में फेल हो चुके हैं। जो कि इन बातों को सुनकर डीमन गॉड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अबे गधे कहीं का, तू हमारी जैसा नहीं है। वहीं भाई डीमन गॉड के एनर्जी से जो नेकलेस फ्लक्चुएट किया था उसको सॉर्ड सेंट भी नोटिस कर लेता है और देख करके बोलता है, तो इस तरीके से है ये जो नेकलेस है वो क्या ही एक इनक्रेडिबल सा ट्रेजर है, जिसके अंदर की ढेर सारे स्पिरिट अभी आराम कर रही है। डीमन गॉड ये सुन के एनॉय होते हुए बोलता है, ये जरूर से ही हमारी तरफ अपनी 6 हेवनली पावर्स का यूज करते हुए दिख रहा होगा। इसके बाद सॉर्ड सेंट जो से बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो 3 गॉड्स हैं उनकी स्पिरिट्स तुम्हारे सोल से जुड़ी हुई हैं? जो ये सुन के कुछ नहीं बोलता है, जिसको देखते के साथ ही सॉर्ड सेंट समझ जाते हैं कि आंसर क्या होगा और हैरान होते हुए बोलते हैं, वहां पे जो दूसरी स्पिरिट है उनकी क्वालिटी और एनर्जी या तो तीनों गॉड्स के बराबर है या फिर उनसे भी ज्यादा है। इस जियांगो के अंदर ऐसी ढेर सारी स्टोरीज है जिसके अंदर की लोगों के पास इनक्रेडिबल लक होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे के बारे में मैंने कभी तो सुना ही नहीं। जो इस पे मुंह बनाते हुए बोलता है, एल्डर सॉर्ड गॉड चाहते हैं कि मैं तुमसे इस पार करूं सॉर्ड सेंट। सॉर्ड सेंट भी बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं समझ गया। जो बोलता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आपके साथ इस पार करते समय मैं ऑल आउट चला गया तो? सॉर्ड सेंट बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को तुम यूज कर सकते हो। सॉर्ड सेंट के कंसर्न को लेते के साथ ही जो अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो फिर प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। जो इसके बाद जब अपनी एनर्जी को सॉर्ड के अंदर गैदर करने लगता है, तो उस एनर्जी को फील करते के साथ ही जितने भी बेवड़े होते हैं वो अपनी नींद से उठ जाते हैं, और ये जनरल इंस्पेक्टर और मुरीम अलायंस के लीडर तो सीधा भागते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और इन्हीं के पीछे वो सारे बेवड़े मार्शल आर्टिस्ट भी आ रहे होते हैं, और साथ में आ रहे होते हैं हमारे ये साइड कैरेक्टर्स जो कि हेल्पर्स हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सारे जो के पास पहुंच जाते हैं, तो जीगल घबराते हुए बोलता है, चेयरमैन ये सब कुछ क्या हो रहा है? जो बोलता है, प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग बस छोटी सी स्पारिंग ही कर रहे हैं बस। जीगल ये सुन के सोचता है, इनके इतने ज्यादा इमेंस पावर की वजह से यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, और ये बोल रहे हैं ये बस छोटी सी स्पारिंग कर रहे हैं बस। नाउ जीगल के बाद में ह्यून के भी चेहरे को दिखाया जाता है, जो कि ये सारे नज़ारे को देख करके खुद भी हैरान हो रखी होती है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक और बंदे की, जिसका कि एक हाथ गायब होता है, लेकिन एक हाथ के चोरी हो जाने के बावजूद ये बंदा अपनी ऑरा नहीं छोड़ता। ये अपनी ऑरा को मेंटेन करते हुए सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये हरामी आदमी पहले से ही इतने ज़्यादा इनक्रेडिबल रियलम तक पहुंच चुका है, तो हमारी डार्क हेवन ऑर्गेनाइजेशन इसको कभी पोक करती ही नहीं। नाउ डार्क हेवन लीडर की ये सोचने के बाद जो तैयार होते हुए बोलता है, लीजिए ये मेरा अटैक आ रहा है। जो ये बोल के हेवनली सॉर्ड फ्लो की 8th टेक्निक वॉइड दैट डेवोर एवरीथिंग अंडर द हेवन के ढेर सारे वॉइड से सॉर्ड सेंट की तरफ अटैक कर देता है, जिसको देख करके अलायंस लीडर हैरान होते हुए सोचते हैं, इसका जो इंटेंट है वो तो स्पेस तक को डेवोर कर रहा है ना। जो के अटैक कर देने के बाद सॉर्ड सेंट भी अपने एक अटैक को एक्टिवेट करते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ प्लम ब्लॉसम कवर्स हेवन एंड अर्थ, द सेकंड कमिंग ऑफ माउंट वासोल, द फ्रेग्रेंस ऑफ लिविंग स्पिरिट, फ्रेग्रेंट प्लम ब्लॉसम सॉर्ड फर्स्ट टेक्निक, हेवनली फ्रेग्नेंट नेट। एक तरफ जहां सॉर्ड सेंट अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अलायंस लीडर सॉर्ड सेंट के प्लम ब्लॉसम के पेटल्स को देख करके सोचते हैं, माउंट वा का जो ओल्ड लेजेंड है सच में लगता है कि वो पूरी तरीके से वापस आ चुका है ना। अलायंस लीडर के रिएक्शन के बाद हमें अटैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सॉर्ड सेंट के अटैक जैसा ही जो के स्पेस वाले गोले के ऊपर टकराते हैं, वैसे ही दोनों के दोनों अटैक ही वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। और इस सीन को देख करके जो एकदम ही हैरान हो रखा होता है, क्योंकि भाई जो का जो स्पेस वाला गोला था वो तो सारा खत्म हो गया, लेकिन सॉर्ड सेंट के जो प्लम ब्लॉसम के पेटल्स थे वो अभी भी हवा में घूमे जा रहे हैं। और इस सीन को देख करके जो सोचता है, वॉइड दैट डेवोर एवरीथिंग अंडर द हेवन एक एब्सोल्यूट सॉर्ड मूव है, जो कि मैजिक के कोर तक को डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके अंदर डिवाइन थ्रोन के धर्मा पावर भी है। लेकिन हेवनली सॉर्ड फ्लो की जो वॉइड क्यूआई है वो माउंट हुआ के वैलिडिटी क्यूआई से एकदम ही इनकम्पैटिबल है। हालांकि इसका इफेक्ट डिमोनिक डिवाइन आर्ट से बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर कैसे ये मेरे टेक्निक को इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज कर
सकता है। इसके बाद स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, क्या तुमने देखा, ये है सेंट्रल प्लेन्स का स्वॉर्ड एंसेस्टर। जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुन के पिनकते हुए सोचता है, आखिर ये बुढ़ा है किसके साइड। लेकिन फिर जो शांत होता है और खुद ही को कोसते हुए बोलता है, ये सारी चीजें बस मेरे स्किल्स की कमी की वजह से ही हो रही है। बाकी अगर यहाँ पे मेरे बजाय स्वॉर्ड गॉड का हेवनली आर्ट होता जो कि नेचुरल रियलम तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकलता वो अभी से तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता। लेकिन अभी के लिए जो मेरा हेवनली स्वॉर्ड आर्ट का लेवल है, उससे तो मैं कभी भी डार्क फ्रेंडेंस प्लम ब्लॉसम को कट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन इन सभी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर्स के सामने ये चीज मैं कर नहीं सकता। स्वॉर्ड सेंट जो कि इस इंटेंशन को वहां पे लेते हैं और टेलीपैथी के थ्रू जो से बोलते हैं, अगर तुम यहाँ पे डीमन गॉड के मार्शल आर्ट को यूज करने की सोच रहे हो तो फिर ये कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस नहीं हो जाएगी। जो स्वॉर्ड सेंट की इस वाली बात को सुनते के साथ ही अपने डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सोचता है, अब क्योंकि इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ने ही खुद आगे आकर के ये बोल्ड डिसीजन लिया है, तो फिर मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट तो करना ही चाहिए ना। जो कि अपने डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट करते के साथ ही वहां पर जितने भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनका तो यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो लोग तो अपनी जगह को छोड़ छोड़ के भागने भी लगते हैं। वहीं जो फैमिली हेड वगैरह के लेवल के होते हैं वो सारे अपनी जगह पे ही खड़े खड़े कांप रहे होते हैं। वहीं जो कि एनर्जी से अलायंस लीडर भी कांपते हुए सोचते हैं, इवन मैं जो कि एब्सोल्यूट रियलम तक पहुंच चुका है, वो इस ऑरा से सराउंड होते के साथ ही एक बहुत ही बड़ा वास्ट और बाउंडलेस एनर्जी को फील कर सकता है, जो कि मेरे पूरे शरीर को कपवाने के लिए काफी है। जो कि डिमोनिक ऑरा को अनलीज करने के बाद स्वॉर्ड सेंट उसको कवर करते हुए बोलते हैं, तुम सच में स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल कहलाने के लायक हो। तुम्हारे जो स्किल्स है वो कुछ ज्यादा ही दिखावटी है। इवन तुमने तो माउंटवा के हेवनली नेट मिस्ट को भी इतनी आसानी से वील्ड कर लिया। जो हेवनली नेट मिस्ट के बारे में सुन के सोचता है, अच्छा तो लोगों को पागल बनाने के लिए मेरी डिमोनिक एनर्जी को हेवनली नेट मिस्ट एनर्जी बता दिया, बहुत अच्छे स्वॉर्ड सेंट। जो ये बोल के सोचता है, अगर स्वॉर्ड गॉड का मार्शल आर्ट मेरिट अचीवमेंट और स्किल के ऊपर बेस है, तो फिर डीमन गॉड का जो मार्शल आर्ट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही बना हुआ है। जो फिर ऐसा सोचने के बाद अपनी डेमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए हेवनली डीमन 3 स्वॉर्ड आर्ट सेकेंड फॉर्म हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन सोल का यूज करता है, जिससे कि वहां पे एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा गोला तैयार होता है और वो श्रिंक होकर के एकदम डॉट जैसा बन जाता है। फिर वो डॉट एक्सपेंड होता है और उस डॉट के एक्सपेंड होते के साथ ही स्वॉर्ड सेंट के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, जिसको देखते के साथ ही अलायंस लीडर शॉक होते हुए बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस जैसा एक फिनोमिना हो कैसे गया। ये ना ही कोई सॉर्सरी है ना ही कोई मैजिक पावर, क्या ये मार्शल आर्ट सच में एक ह्यूमन के द्वारा अनलीज किया गया है। अलायंस लीडर ऐसा बोल के स्वॉर्ड सेंट के टाइटल को जोर से चिल्लाते हैं, प्लम ब्लॉसम डिवाइन स्वॉर्ड। अलायंस लीडर के ऐसा चिल्लाते के साथ ही हमें जो कि उस अटैक को दिखाया जाता है, जिसके आसपास की एक प्लम ब्लॉसम का स्लैश घूमता है और उसी स्लैश से जो का वो जो इतना खतरनाक सा अटैक होता है वो बीच से ही कट जाता है। स्वॉर्ड सेंट जो कि टेक्निक को काट करके हंसते हुए बोलते हैं, वाह तुम्हारी वो जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो थी। जो इस पर हैरानी में स्माइल देता है और बंदा क्या ही कर सकता था। स्वॉर्ड सेंट इसके बाद बोलते हैं, मैंने तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को बहुत अच्छे से देख लिया। जो ये सुन के सोचता है, तुम्हें क्या लगता है हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन सोल जिसको कि तुमने अभी देखा वही सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसको कि मैं अनलीज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा देख करके लगता है कि मैं यहाँ पे और ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। जबकि हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन सोल पहले से ही ब्लॉक किया जा चुका है, तो फिर मैं आगे जा करके करूँ क्या अब। आखिर कैसे बस अपनी ये स्वॉर्ड का यूज करते हुए हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन सोल को कट कर सकता है, जबकि ये पूरे स्पेस और टाइम तक को ट्विस्ट करके रख सकती है। हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन सोल रेप्लिका वर्जन है हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन डीमन ब्लैक स्पिरिट का, जिसको कि स्वॉर्ड एनर्जी के साथ कंप्रेस किया गया था। इसकी फिजिकल प्रेशर और डेंसिटी एकदम ही अनइमेजिनेबल होती है।
लेकिन डान चियोनियान ने तो इसको बिना कोई ज़्यादा एफर्ट डाले हुए ही झटक दिया था। भले ही नेचुरल रियलम कितना भी ज़्यादा ग्रेट क्यों ना हो, इस जैसे एक सिंगल मूव को इतनी आसानी से रोक लेना ये कौन सी बात होती है। जो अपनी टेक्निक के बारे में इतनी सारी बातें सोचता ही है कि वहाँ से शॉर्ट सेंट बोलते हैं तुम कभी भी नेचुरल रियलम तक नहीं पहुँच पाओगे। शॉर्ट सेंट की बातों को सुन के जो परेशान होते हुए सोचता है पहले तो मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइन नहीं था, लेकिन अब नेचुरल रियलम तक पहुंचना मेरे लाइफ के सबसे बड़े गोल्स में से एक है। उससे भी ऊपर सॉर्ड गॉड की ये विल थी कि मैं नेचुरल रियलम तक पहुंचूं। नहीं अगर कहे तो मेरे जितने भी ऑनरेबल्स वन हैं वो सारे के सारे मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इनका ये कहना कि मैं कभी नेचुरल रियलम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा क्यों। जो ऐसा सोच के शॉर्ट सेंट से बोलता है, ओए अगर तुम किसी यंग पर्सन को यूं होल्ड बैक करना चाहते हो जिसका कि ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है, आखिर तुम कौन से बेसिस पे इस जैसे एक स्टेटमेंट को बोल रहे हो। शॉर्ट सेंट हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको कि इस मुरीम की पूरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया होगा, लेकिन तुम्हारे पास मार्शल स्पिरिट के अलावा और कोई सी चीज है क्या। जो शॉर्ट सेंट की बातों को सुन के सोचता है मार्शल स्पिरिट या फिर कहे तो विल, ऐसा कहा जा सकता है कि कोई मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल स्पिरिट ही हर एक चीज होती है एब्सोल्यूट रियलम के अंदर, तो फिर किसी एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कोई एक मार्शल स्पिरिट से ज्यादा और कुछ क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस एब्सोल्यूट रियलम के अंदर। शॉर्ट सेंट बोलते हैं तुम्हारी जो फिजिक है वो लैक करती है फाइटिंग स्टाइल को। यहाँ पे कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता जिसने कि अपना खुद का यूनिक फाइटिंग स्टाइल डेवलप ना कर रखा हो। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है और ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाकर के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाए तुम्हारे लिए। नहीं अगर ऐसे कहे तो तुम्हारे जैसा एक मार्शल आर्टिस्ट एब्सोल्यूट रियलम तक पहुंच चुका है और वो भी इस तरीके से, ये कोई डिवाइन टेस्ट नहीं है तो और क्या चीज है। जो सोचता है फाइटिंग स्टाइल, हाँ कोरिया के अंदर इसको फाइटिंग मूवमेंट पाथ के जैसे भी समझा जा सकता है, इसीलिए फाइटिंग स्टाइल बस थोड़ी सी फिजिकल इंफॉर्मेशन ही थी जो कि ओमनीसेंट सॉर्ड हेवनली बॉडी के वाइट आइज से देखा जा सकता है। मैथमेटिकली विजुअलाइज करना ऑप्टिकल मूवमेंट को और इसको अपने बॉडी माइंड और विल से रियलाइज करना। तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है वो तुम्हारे मार्शल आर्ट लाइफ को दिखाती है और वो तुम्हारा खुद का होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं, ये जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है वो बिल्कुल एक टेक्निक के जैसी है। जो शॉर्ट सेंट की बातों को सुन के सोचता है अब मुझे फाइनली समझ में आ रहा है डान चियोनियान ने जो बातें कही थी वो क्यों कही थी। लेकिन मेरी जो ओमनीसेंट सॉर्ड हेवनली बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि मैंने शॉर्ट टर्म से रियलाइज किया गया था वो बिल्कुल इसी तरीके की है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉडर्न मैथमेटिक्स की कंप्यूटिंग एबिलिटी को अप्लाई कर दिया है जिसको कि फिजिक्स के नाम से जाना जाता है सेंट्रल प्लेन्स के मार्शल आर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर से आर्टिफिशियल और अननेचुरल सी फीलिंग आएगी। लेकिन ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है मेरे लिए। मेरे मार्शल आर्ट के अंदर जो चीज मैंने इन्फ्यूज की है वो है फिजिक्स की कंप्यूटिंग एबिलिटी, जो कि इनके लिए एकदम ही अनफैमिलियर है और ये फिनोमिना इनके साथ होना ही था क्योंकि इनको मॉडर्न मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पता थोड़ी है। जो ये सोच के शॉर्ट सेंट से बोलता है जूनियर शॉर्ट गॉड से ऐसा कहना कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसके पास की कोई फाइटिंग स्टाइल ही नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों आई, लेकिन कोई इस तरह का कंफर्मेशन सच में काफी ज्यादा ही बचकाना है। शॉर्ट सेंट बोलता है मैं भले ही एक छोटा सा मॉर्टल हूँ, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसको कि इस इतने बड़े मुरीम वर्ल्ड में शॉर्ट सेंट के नाम से जाना जाता है। मेरे इस इंसाइट को इतना ज्यादा हल्के में मत लेना। जो ये सुन के बोलता है क्या आप बिना कोई विल और इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर फाइटिंग स्किल्स के साथ मेरे साथ एक और बार दोबारा डुएल करना चाहेंगे। जो की बातों को सुन के शॉर्ट सेंट हैरान होते हुए सोचते हैं ये बंदा माउंट हुआ के सेक्ट लीडर को प्योर स्किल्स के साथ compete करने की बोल रहा है। शॉर्ट सेंट की ये सोचने के बाद हमें माउंट हुआ के बारे में बताया जाता है। माउंट हुआ शॉर्ट सेक्ट आखिर कौन सी चीज है ये। माउंट हुआ शॉर्ट
स्वॉर्ड सेक्ट एक लौती स्वॉर्ड सेक्ट है इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स की, जो कि फैंटम स्वॉर्ड्स को यूज करता है। इवन प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर भी सारे सारे प्लम ब्लॉसम पेटल्स को काटना होता है, जो कि प्लम ब्लॉसम ट्रीज के ऊपर से गिरती रहती है, जो कि मिस्टीरियस हेवन पैलेस में लोकेटेड होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अटैक में। और ये करना भी तभी पॉसिबल है जब कोई 24 टेक्निक ऑफ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट में से कम 8 लेवल को मास्टर कर रखा हो, जिसको कि चाओटिक रेड फॉलन प्लम ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। जिस वजह से माउंट वा के जितने भी स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो सारे सारे एलोबरेटेड टेक्निक्स का यूज करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में अथक प्रयास करते रह जाते हैं। माउंट वा के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद स्वॉर्ड सेंट सोचते हैं किसी ऐसे से प्योरली स्किल्स को लेकर के compete करना जो कि उस जैसे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप के पूरे पिनेकल पे खड़ा हो रखा है, वो और कुछ नहीं बस और बस प्रोवोकेशन है, जिसको केयरलेसली करने की हिम्मत मुंह हुएंग तक नहीं करेगा। स्वॉर्ड सेंट खुद के बारे में ऐसा सोच के जो से बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। स्वॉर्ड सेंट की इस बात को सुनते के साथ ही जो भी तैयार हो जाता है और सीधा स्वॉर्ड सेंट के ऊपर अटैक भी कर देता है। स्वॉर्ड सेंट इस पे अपने चाओटिक रेड फॉलन प्लम ब्लॉसम के पेटल्स से जो के ऊपर अटैक कर देता है और जो उन सभी पेटल्स को लगातार काटने भी लगता है। फिर प्लम ब्लॉसम के सारे सारे पेटल्स को काट देने के बाद स्वॉर्ड सेंट से एक तलवार भी लड़ाता है और तलवार लड़ाने के बाद पीछे भी हट जाता है, जो कि ऐसे कारनामे को देख करके स्वॉर्ड सेंट पूरी तरीके से हैरान होते हुए सोचते हैं चाओटिक रेड फॉलन प्लम ब्लॉसम के अंदर इंस्टेंटली 124 प्लम ब्लॉसम अलग अलग डायरेक्शन से लगातार अटैक करती रहती है। वो सारे लगातार आ रहे इतने फास्ट स्वॉर्ड फैंटम को इंडिविजुअली स्ट्राइक करके कट करना, और वो भी अपने स्वॉर्ड एज के साथ, सच में एक इनक्रेडिबल बात है। और अगर ऐसा ये कर पाया है तो फिर तो इसका एक ही मतलब है। स्वॉर्ड सेंट ऐसा सोच के जो से बोलते हैं, आखिर तुम्हें 24 स्टाइल ऑफ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप कैसे पता है? जो स्वॉर्ड सेंट की बातों को सुन के एक स्माइल करता है और सोचता है वो एबिलिटी जिससे कि मैं इवन स्वॉर्ड एम्परर तक को फॉलो कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, वो और कुछ नहीं बल्कि मेरी ओमनिसेंट स्वॉर्ड हेवनली बॉडी की पावर है। और ये चीज कुछ ज्यादा अलग नहीं है माउंट वा के फैंटम स्वॉर्ड के लिए भी। भले ही ऑर्डिनरी लोगों के लिए यह स्वॉर्ड फैंटम की तरह होगा, लेकिन मेरे लिए फिजिक्स की बस थोड़ी सी और ज्यादा इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर की मैं बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर सकता हूँ। जो ये सोचने के बाद भाई इस फिजिक्स का एक लंबा चोखा ज्ञान फैलता है, जिसको भाई सुनने में इंटरेस्टेड ना ही तुम हो ना ही मैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं जो उन सभी अटैक्स के अंदर एक पैटर्न्स को नोटिस करता है और उसके अंदर ये थ्योरम वो थ्योरम लगा करके उसको सॉल्व भी करता है, और उन्हीं सभी ज्ञान को ये पूरे पूरे पैराग्राफ में पेले जा रहा होता है, जिसको सुनने में ना ही तुम इंटरेस्टेड हो ना ही मैं। इसलिए भाई सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं, जो लास्ट में बस यही बोलता है इसकी जो ओमनिसेंट स्वॉर्ड हेवनली बॉडी की एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के ऊपर ही इस्तेमाल हो सकती है और सिर्फ काउंटर टेक्निक के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये काउंटर टेक्निक भी तभी कंप्लीट कर सकता है जब सेक्ट के स्वॉर्ड स्टाइल को बहुत अच्छे से ये समझ जाए। जो इतने बड़े लंबे चौखे ज्ञान को पेलने के बाद फाइनल अपने मुंह से बोलता है, मैं अपने मास्टर द स्वॉर्ड गॉड के प्रेस्टीज के ऊपर कसम खाता हूँ, ये मेरा पहली बार है जो कि मैं स्वॉर्ड सेंट के स्वॉर्ड स्किल्स को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जो की बात को सुनकर स्वॉर्ड सेंट सोचते हैं कोई ऐसा जिसको कि जूनियर स्वॉर्ड गॉड कहा जाता है वो स्वॉर्ड गॉड के नाम को मेंशन करके उसका कसम खा रहा है, तो फिर ये झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा होगा, तो फिर इसका मतलब ये जरूर से ही सच बोल रहा है। लेकिन आखिर ये इतनी जल्दी कोई एक टेक्निक के काउंटर टेक्निक को कैसे क्रिएट कर सकता है? स्वॉर्ड सेंट ऐसा सोच के बोलते हैं, अब और ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं, एक स्वॉर्ड्समैन के लिए स्वॉर्ड स्किल्स के अंदर ही सारी सारी एक्सप्लेनेशन होती है। और फिर स्वॉर्ड सेंट ऐसा बोलने के बाद 24 स्टाइल प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड विदर ब्लॉसम्स ड्रिफ्टिंग एंड सोरिंग स्किल से जो के ऊपर अटैक कर देते हैं। स्वॉर्ड सेंट अटैक करते हुए भी सोच रहे होते हैं विद थर्ड ब्लॉसम्स ड्रिफ्टिंग एंड सोरिंग माउंट वा के स्वॉर्ड स्किल्स के अंदर सबसे ज्यादा फेरोसियस स्वॉर्ड स्किल है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल है जिसको कि कभी कभी डिमोनिक स्किल्स भी कह दिया जाता है इसके हिडन डेंजर की वजह से। ना हमें स्वॉर्ड सेंट के अटैक करने के बाद उनके स्वॉर्ड पैटर्न्स को दिखाया जाता है जिनको देख करके ऐसा लगता है कि ये हवा में ही डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन भाई अपना जो भी कोई हलवा इंसान थोड़ा ही है, वो भी तो एमसी है इस मानवा का। वो सारे के सारे स्वॉर्ड सेंट के जितने भी अटैक्स आ रहे होते
होते हैं वो सारे के सारे कोई हेड ऑन रोक लेता है। शॉर्ट सेंट ये देख करके गुस्सा होते हुए सोचते हैं मेरे सारे के सारे मूवमेंट और ट्रेजेक्टरी को पूरी तरीके से प्रिडिक्ट कर लेना ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल है। शॉर्ट सेंट फिर ऐसा बोल के गुस्से में चिल्लाते हुए ऐसा बोलते ही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन जो शॉर्ट सेंट की बातों को कंप्लीट भी नहीं होने देता और सीधा शॉर्ट सेंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सेंट को भी मुंह के बजाय हाथ चलाने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं मिलता और शॉर्ट सेंट भी मूवमेंट में आकर के लगातार जो से क्लासेस एक्सचेंज करने लगते हैं। वहीं जो भी अपने शॉर्ट ओमनीपोटेंट फिजिक का बहुत अच्छा खासा फायदा उठाता है और शॉर्ट सेंट के हर एक अटैक को ऊपर बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है। शॉर्ट सेंट को भी ये देख करके और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने तलवार से एक अलग मूवमेंट का यूज करते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि वहां पे एक के बजाय ढेर सारे तलवार आ चुके हैं, लेकिन जो भी शॉर्ट सेंट के उस मूव को बड़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। इस पे शॉर्ट सेंट भी पीछे हट के एक और दूसरी वाली फॉर्म्स का यूज करते हुए जो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो उन सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। शॉर्ट सेंट ये देखते के साथ ही मौका पा करके जो के ऊपर एक हैवी ब्लो मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन जो भी जल्दी से रिएक्ट करता है और अपने तलवार से शॉर्ट सेंट के तलवार को रोक करके पीछे झटक जाता है। जो कोई इतनी आसानी से अपने अटैक से बचता देख करके शॉर्ट सेंट गुस्से में हैरान होते हुए सोचते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शॉर्ट सेंट फिर ऐसा सोचने के बाद जो के ऊपर एक अलग मूव से जो के ऊपर अटैक करते हुए सोचते हैं ये ट्रू एसेंस है 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप का। इसको परफॉर्म करने के लिए जीते समय मरने वाला रिजॉल्व चाहिए ना। शॉर्ट सेंट के ये सोच विचार करने के बाद जब इनका शॉट जो के शॉट से टकराता है तो ये इनके जितने भी अटैक होते हैं वो सारे के सारे ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जो के द्वारा, जिसको देख करके शॉर्ट सेंट हैरान होते हुए सोचते हैं मेरे जितने भी इतने फैंसी मूव्स थे उन सभी को काउंटर कर लिया बस छोटे से ये शॉर्ट प्ले से। शॉर्ट सेंट की फिर ऐसा सोचने के बाद जो खुद आगे बढ़ता है और तलवार के एक स्ट्राइक के साथ ही शॉर्ट सेंट को ही पीछे धकेल देता है। ना भाई लोग थोड़ा सा इंतजार करो, मेरा अब करेक्शन टाइम और थोड़ा सा कमेंट टाइम आ चुका है। सबसे पहले तो करेक्शन कर दूं, मैंने जो पीछे बोला था शॉर्ट सेंट कोई टेक्निक वगैरह यूज कर रहे हैं प्लम ब्लॉसम की, तो वो कोई टेक्निक नहीं है, वो बस उनका शॉर्ट को चलाने का तरीका है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि प्लम ब्लॉसम गिर रहा है ट्री से बस। और बाकी टेक्निक की एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी खासी दे ही रखी है, उसको देख करके तुम लोग समझ ही सकते हो ना। भाई लोग अब कमेंट की बारी। अब मैं इन सारे फाइट को इतना लंबा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाई तुम लोगों को देखने में मजा आए, जो मजा मेरे को ये चैप्टर पढ़ने के लिए आया था। नहीं तो मैं 2 से 3 मिनट में ये सारे फाइट को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा यार। और जिसको देख करके भाई कुछ एक्साइटमेंट नहीं कुछ मजा ही नहीं आएगा, उसको भाई फायदा ही क्या एक्सप्लेन करने का। तो इसीलिए मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है ताकि तुम लोग भी इसको इंजॉय करो। नाउ बैक टू द स्टोरी। जो के स्ट्राइक से शॉर्ट सेंट पीछे घिचकने के बाद सोचते हैं इवन माउंट होआ का डीमन सॉर्ड हुआसेन, जिसने कि माउंट होआ को पास्ट के अंदर पहले ही बिट्रे करके हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया और अपनी ज्यादातर लाइफ टाइम को माउंट होआ के शॉर्ट टेक्निक को तोड़ने में लगा दिया, लेकिन उसकी भी जो रिलेंटलेस ब्रेकिंग शॉर्ट टेक्निक थी वो भी इस जैसी नहीं थी। शॉर्ट सेंट के हैरानी वाले चेहरे को देख करके जो स्माइल करते हुए बोलता है तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको अभी भी लगता है मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के पाथ को लैक करता हूँ। शॉर्ट सेंट ये सुन के शर्मिंदा होते हुए सोचते हैं अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची एडमिट करने के अलावा ये कोई पाथ में लैक नहीं करता, बल्कि मैं ही उस चीज को देख नहीं पा रहा। जो टेक्निक इसने मुझे दिखाया वो था 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप का 8th स्वॉर्ड फॉर्म, लेकिन इसने तो मेरे सारे मूव्स तक को काउंटर कर लिया अपने शॉर्ट प्ले के साथ। तो फिर तो इसका मतलब यही है इसको प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर क्या इसका मतलब यही है इसने ऑन द स्पॉट उन सभी मूव्स को काउंटर किया। माउंट होआस का जो स्वॉर्ड होता है वो इल्यूजनरी स्वॉर्ड्स के एकदम पिनाकल के ऊपर है। इवन बिना इंटरनल एनर्जी के भी ये अपने पीछे ढेर सारे आफ्टर इमेज और स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को छोड़ता है, लेकिन आखिर कैसे इतने ज्यादा इंटेंस बैटल में इसने बस अपने छोटे से स्वॉर्ड प्ले के साथ ही माउंट होआ के हर एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक को काउंटर कर लिया। क्लियरली ह्यूमंस के विजन और मेंटल कंप्यूटेशन की एक लिमिट होती है।
लेकिन अगर सच में इसको उस जैसी कोई टेक्निक के बारे में पता है तो फिर इसका मतलब यही है, ये जो मेरे सामने पर्सन खड़ा हो रखा है उसको जोंग युआन के हर एक टेक्निक के काउंटर के बारे में पता होगा। आखिर किसी ह्यूमन का टैलेंट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, एक टैलेंट जिसको कि मैं भी नहीं समझ सकता। शॉर्ट सेंट फिर ऐसा सोचने के बाद जो के सामने बो करते हुए बोलते हैं, मैं आपको कुछ भी सिखाने के लिए ही अनवर्थी हूँ। शॉर्ट सेंट की बातों को सुन के बोलते हैं, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा किया। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जोंग युआन के शॉर्ट्समैनशिप से कोई भी डिवाइन शॉट को वो कॉपी नहीं कर सकता। शॉर्ट सेंट इसके बाद बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो भी इस पे शॉर्ट सेंट को थैंक यू बोलता है तो शॉर्ट सेंट बोलते हैं, अब क्योंकि मैं आपके लेवल को जज नहीं कर पाया और आपके बारे में कुछ अनसेंट बोल दिया तो इसीलिए प्लीज माउंटोआ को इस डिस्करेसी के लिए माफ कर देना। जो शॉर्ट सेंट के पोलाइटनेस को देख करके सोचता है, शॉर्ट सेंट की जो रेपुटेशन है वो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ इनके मार्शल आर्ट की वजह से नहीं है, वो इनके व्यवहार के लिए भी है। जो फिर ऐसा सोचने के बाद शॉर्ट सेंट को भो करते हुए बोलता है, मैं ग्रेटफुल हूँ माउंटोआ के टीचिंग्स के लिए। शॉर्ट सेंट बोलते हैं, आप जब भी चाहे माउंटोआ आ सकते हैं, मैं हमेशा आपका वेलकम करूंगा। जो ये सुनते के साथ ही एकदम बेशर्मों की तरह बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस बात को ऐसे समझ लूंगा कि आपने जो मेरा प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया है और जल्द ही मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके पास भिजवा दूंगा। जो की बातों को सुनकर शॉर्ट सेंट पसीना पसीना होते हुए सोचते हैं, डुअल की एक्साइटमेंट की वजह से मैं तो ये भूल ही गया था, ये बंदा एक नंबर का सेमलेस इंसान है जिसने कि अपने मास्टर के सेंचुरी तक को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। सच में ये बंदा एक मर्चेंट का ही ट्रू एम्बॉडीमेंट है। शॉर्ट सेंट ऐसा सोचते सोचते वहां से तेजी में भाग लेते हैं। वहीं उनके चले जाने के बाद जीगल और इसकी सारी गैंग जो के पास सीधा भागती हुई आती है और आपस में बतियाने लगती है। वहीं इनको दूर से देख रहे होते हैं अलायंस लीडर, जो कि जो को देखते देखते सोच रहे होते हैं, ये तो सच में एक मॉन्स्टर की ही तरह है। इसके बाद जो की भी नजर अलायंस लीडर के ऊपर पड़ जाती है और अलायंस लीडर को देखते के साथ ही जो उनके पास भागते हुए जाता है और बोलता है, अब जब जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी और अलायंस अब पूरी तरीके से एसोसिएटेड हो चुकी है आपस में, तो फिर क्यों ना सांगसी की गांगसियन काउंटी के जो बिजनेस परमिट के बारे में हमने बात किया था उसको ड्राफ्ट कर लें। जो ऐसा बोल के सोचता है, भले ही हम बड़वली कितना भी ज्यादा नेगोशिएट क्यों ना कर ले, जब तक यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं होगा ये अपनी डिसीजन को ओवरनाइट ही चेंज कर सकते हैं। अलायंस लीडर जो की बातों को सुन के बोलते हैं, तुम अलायंस की बातों को तो साइड में ही रखो, लेकिन क्या तुम गांगचियन काउंटी की जो मैटर्स है उसके ऊपर और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हो? जो बोलता है, ना भाई, आपको क्या लगता है मैं किसी तरीके का घूमता हुआ पागल गधा हूँ? मैं हूँ जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन। जिस मोमेंट आपने हेवनली फॉर्चून चैरियट को लेने का फैसला कर लिया था उसी समय पर हमारी डील पक्की हो चुकी थी। माय गुडनेस, तो अब क्या अपनी ही बातों से दोबारा पीछे हटने वाले हैं? ऐसा लगता है कि मार्शल अलायंस के लीडर को अपनी ही बातों से पीछे हटने का बड़ा ही कुछ ज्यादा ही शौक है ना। जो कि इन सभी बातों को वहाँ पे सिर्फ अलायंस लीडर नहीं सुन रहे होते हैं, वहाँ पे जो बाकी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो भी सारे सुन रहे होते हैं। जो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और सीधा अलायंस लीडर के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए बोलता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके ऊपर साइन कर दीजिए। अलायंस लीडर उस कॉन्ट्रैक्ट को देख करके बोलते हैं, आखिर इसमें ये क्या लिखा हुआ है? जो बोलता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलायंस लीडर कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ पे 5वें रूल की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें उस 5वें रूल को दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है, मार्शल अलायंस अब कभी भी हान सियोलियन को उसकी पूरी जिंदगी, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है तब तक उसको नॉर्थन सी के डिसेंडेंट होने की वजह से मार्शल आर्ट की एनिमी नहीं बोल सकती है। और अगर मार्शल आर्ट अलायंस इस रूल को वायलेट करती है तो फिर उसको जो ट्रेडिंग कंपनी को 10,000 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा या फिर इसके बराबर वैल्यू की कोई चीज देनी पड़ेगी। जो उस 5वें रूल को पढ़ने के बाद बोलता है, सच में आपके पास कुछ ज्यादा ही तेज आंखें तो है। अलायंस लीडर गुस्से में बोलते हैं, ये मैटर पहले से ही रिजॉल्व हो चुका है सारे जाइंट फिगर के सामने, तो अब क्या तुम मार्शल अलायंस के लीडर की अथॉरिटी तक को डिनाई करने की प्लानिंग कर रहे हो?
जो बोलता है ये बेस्ट होगा अगर सारी सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से रिजॉल्व हो जाए, तो स्पेशली जब डीलिंग हो रही हो मार्शल एम्परर के साथ। अलायंस लीडर जो कि इस बात को सुन के सोचते हैं, स्पेशली जब डील हो रही हो मार्शल एम्परर के साथ, क्या ये कुछ ज़्यादा ही इंसल्टिंग साउंड नहीं कर रहा। अलायंस लीडर ऐसा सोच के अभी के लिए इन बातों को जाने देते हैं और जो से बोलते हैं मार्शल अलायंस जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी को ट्रिब्यूट ऑफर करेगी, मैं इस वर्ड ट्रिब्यूट को गलत तो नहीं समझ रहा ना। जो बोलता है नहीं तो मार्शल अलायंस और हम एक एलाइज हैं अब से, तो इसीलिए एक एलाइज होने के तौर पे हमें एक दूसरे के बराबर भी तो खड़े होने चाहिए। इस तरीके की एक इक्वल रिलेशनशिप में ये अच्छा हुआ कि हम हर एक डॉक्यूमेंट में रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करें। जो कि इस एक्सप्लेनेशन को सुन के अलायंस लीडर सोचते हैं ये बंदा गलत तो नहीं बोल रहा। अलायंस लीडर इसके बाद जो से बोलते हैं चलो फिर ठीक है, अभी के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या 10,000 गोल्ड की वैल्यू के बारे में पता भी है? आखिर ये कितना ज्यादा होता है जब तुमने इतने बड़े अमाउंट को इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है। जो बोलता है मैं यही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगा, जब तक कि आप अपने ही बातों से पीछे नहीं हटते हैं तो फिर आपके पास कोई रीजन ही वो नहीं बचता उस 10,000 गोल्ड कॉइन में से एक भी सिंगल कॉइन हमें देने को। लेकिन अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मार्शल एम्परर आगे जाकर के जरूर से ही अपनी बातों से पीछे हटेंगे। जो कि इस बात को सुनते के साथ ही अलायंस लीडर को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और ये बेहोश होने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में ही खुद को संभाल लेते हैं और पीछे से संभालने आ रहे इंस्पेक्टर को पीछे हटाते हुए बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। अलायंस लीडर फिर ऐसा बोल करके जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, जिसको देख करके जो खुश होते हुए बोलता है आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। अलायंस लीडर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद जो से बोलते हैं ये क्लियरली 2% प्रॉफिट है, मैं रेगुलरली इंस्पेक्टर्स को भेजूंगा इंस्पेक्शन के लिए, तो अपने लेजर्स को निकाल करके रखना ना। भाई लोग यहाँ पे पिछले चैप्टर्स में 20% प्रॉफिट की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2%, शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, लेकिन मैं 2% ही बोल दिया हूँ तो तुम लोग समझ जाना। अलायंस लीडर जो से ऐसा बोल के इंस्पेक्टर कैप्टन से बोलते हैं यहाँ पे एक इंस्पेक्टर ऑफिस से जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी के लेजर्स को समय समय पे इंस्पेक्ट करने को बोल देना। अलायंस लीडर के ऑर्डर पे इंस्पेक्टर कैप्टन भी ओके बोल देता है, जिसको देख करके जो बोलता है ऐसा लगता है हम एक दूसरे को लगातार अब देखते ही रहेंगे। जो फिर ऐसा बोलने के बाद सोचता है जो फैमिली ट्रेडिंग एसोसिएशन की जो की अकाउंटेंट्स हैं उन सभी ने पहले से ही मॉडर्न अरेबिक नंबर्स को सीख रखा है, भले ही तुम इंस्पेक्टर उन अकाउंट को कितना भी ज़्यादा क्यों ना देखो, तुम लोग बस ऐसे कुछ नंबर्स को देखने वाले हो जो कि तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। जो कि फिर ऐसा सोचने के बाद अलायंस लीडर सभी से बोलते हैं चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर कैप्टन बोलते हैं लीडर लेकिन आप एग्जैक्टली प्लानिंग कहाँ कर रहे हैं जाने की? अलायंस लीडर बोलते हैं और कहाँ, मैंग जा रहे हैं हम। इंस्पेक्टर कैप्टन बोलते हैं लीडर लेकिन अभी के लिए हम तैयार नहीं हैं कहीं पर भी जाने के लिए, आपके जो बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो अभी भी नॉकआउट हो रखे हैं। अलायंस लीडर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं तो फिर तुम लोग बाद में आना, मैं पहले जा रहा हूँ। जो ये देख करके इलोंग से बोलता है चीफ जियांग हमारे गेस्ट यहाँ से जा रहे हैं, उनको सी ऑफ करने के लिए एक हेवनली कैरेज की तैयारी करो। इलोंग भी ये सुन के हंसते हुए बोलता है ओके बॉस। इसके बाद जो अलायंस लीडर को बोलता है प्लीज आप अच्छे से जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। वहीं दूसरी तरफ भाई अलायंस लीडर के चेहरे पे साफ साफ तुम लोग गुस्सा देख ही सकते हो जो के लिए। सो नाउ भाई लोग अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं, और मैंने इस वाली वीडियो में ये वाला जो आर्क था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो बचा है वो 1-2 चैप्टर है जो कि इस आर्क का आफ्टर मैथ है। और बात रही मैं इतने दिनों से ये वीडियो क्यों नहीं डाल पाया, तो भाई मैं तुम लोगों को बता दूं शुरू के 3 दिनों में ना भाई मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, और तुम लोगों को रीज़न पता ही होगा भाई, वो सिलेंडर का क्राइसिस, उसके चक्कर में मैं 3 दिनों तक लगातार भाई घर से बाहर हूँ। अगर मैं घर पे आता तो वीडियो बनाता तो ही ना अपलोड करता, अगर मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा तो कहाँ से डालूंगा भाई वीडियो। तो इसलिए भाई समझा करो, मैं इसलिए इतना लेट वीडियो डाल रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं वीडियो बना पाता तो मैं बहुत ही जल्दी डाल देता, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।